नमस्कार, खबरें अब तक में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ पवन शर्मा। खबरें अब तक में आज हम बात करेंगे बिहार के उस सियासी विषाद की जहां नीतीश कुमार ने एक बार फिर चौका मारकर दिल्ली से लेकर पटना तक हड़कंप मचा दिया है। साथ ही बात होगी उत्तर प्रदेश की उस शेरनी विधायक की जिसने माफिया अतीक अहमद को सपा का फाइनेंसर बताकर अखिलेश यादव की घेराबंदी कर दी है। इसके अलावा महादेव की नगरी काशी से उठी उस ललकार की खबर भी आपको दिखाएंगे जहां शंकराचार्य ने 2 लाख से ज्यादा सैनिकों वाली अपनी निजी फौज का ऐलान कर दिया है। और आखिर में बात करेंगे उस वर्ल्ड वार की आहट की जिसने पूरी दुनिया की सांसें अटका दी हैं। लेकिन इन सभी खबरों को विस्तार से जानने से पहले चलिए एक नजर डाल लेते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। इस युद्ध के प्रभाव लंबे वक्त तक रहेंगे, राज्यसभा में बोले पीएम मोदी। ईरान के स्कूल को दान देंगे 1 महीने का वेतन, लोकसभा में एमपी का ऐलान। राजस्थान में 10वीं का रिजल्ट जारी, 94.23% छात्र हुए पास। सीएम रेखा गुप्ता ने पेश किया 1.03 लाख करोड़ का बजट, छात्रों के लिए हुए बड़े ऐलान। नीतीश कुमार ने चौथी बार संभाली जेडीयू की कमान, निर्विरोध चुने गए राष्ट्रीय अध्यक्ष। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बुलाई बैठक, मिडिल ईस्ट संकट पर की चर्चा। ट्रंप के सीज फायर वाले बयान के बीच बोले नेतन्याहू जारी रहेंगे ईरान और लेबनान पर हमले। ईरान ने तेल अवीव पर दागी मिसाइलें, हिजबुल्लाह का भी इजरायली सैनिकों पर हमले का दावा। सोने चांदी के गिरे दाम, 8,500 रुपए सस्ता हुआ चांदी, 1,35,000 रुपए हुआ सोना। हरे निशान पर बंद हुआ शेयर बाजार, सेंसेक्स 1,372 अंक चढ़ा, निफ्टी 23,400 के पार। हेडलाइंस के बाद खबरें अब तक में एक बार फिर आपका स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला और सबसे पहले बात करते हैं अपने पहले मुद्दे के बारे में। आज बिहार की राजनीति में वो हुआ जिसकी पटकथा तो पहले ही लिखी जा चुकी थी, अब बस मोहर लगानी बाकी थी। जी हां, नीतीश कुमार एक ऐसा नाम जिसने दशकों से बिहार की सत्ता की धुरी को अपने इर्द गिर्द घुमाया है और अब एक बार फिर वो अपनी पार्टी के किंग बन चुके हैं, वो भी बिना किसी विरोध के, बिना किसी चुनौती के। आपको बता दें, जेडीयू के दफ्तर में आज जश्न का माहौल दिखा क्योंकि नीतीश बाबू ने चौथी बार कमान संभाल ली है। ऐसे में सवाल है कि क्या ये उनके दिल्ली कूच की तैयारी है या फिर बेटे निशांत कुमार के लिए बिछाई जा रही सियासी विषाद। आइए जानते हैं इसके पीछे की पूरी कहानी को। दरअसल आज यानी मंगलवार 24 मार्च को सुबह 11 बजे तक नामांकन वापस लेने का समय था। पूरी पार्टी की नजरें घड़ी की सुइयों पर टिकी थी, लेकिन विपक्षी तो दूर, पार्टी के भीतर से भी किसी ने नीतीश कुमार के सामने पर्चा भरने की जरूरत नहीं की। वहीं निर्वाचन अधिकारी अनिल प्रसाद हेगड़े ने साफ कर दिया कि नीतीश कुमार के अलावा किसी और का नामांकन नहीं आया। वहीं नामांकन के बाद आज दोपहर 2:30 पर नीतीश कुमार को आधिकारिक तौर पर निर्वाचन प्रमाण पत्र सौंप दिया गया। इस मौके पर कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा, लल्लन सिंह और श्रवण कुमार जैसे दिग्गज नेताओं ने अपनी मौजूदगी से नीतीश के रसूख पर मोहर लगा दी है। आपको बता दें, नीतीश कुमार के लिए ये चौथी बार है जब वे पार्टी के सर्वोसर्वा बने हैं। उनका ये नया कार्यकाल 2028 तक रहेगा। वहीं उनके अब तक के सफर पर एक नजर भी डाल लेते हैं। 2016 में शरद यादव के हटने के बाद पहली बार कमान संभाली, 2019 में दोबारा अध्यक्ष चुने गए, 2023 में लल्लन सिंह के इस्तीफे के बाद फिर से जिम्मेदारी ली, 2026 में निर्विरोध चुनकर चौका जड़ा। हालांकि बीच में आरसीपी सिंह और लल्लन सिंह को कमान दी गई थी, लेकिन अंत में नैया पार लगाने के लिए नीतीश कुमार को खुद ही पतवार थामनी पड़ी। लेकिन खास बात यह है कि इस बार का चुनाव सिर्फ एक पद की घोषणा नहीं बल्कि जेडीयू की डबल इंजन रणनीति का हिस्सा है। जी हां, नीतीश कुमार अब राज्यसभा सांसद बन चुके हैं। चर्चा जोरों पर है कि वो अगले ही महीने दिल्ली शिफ्ट हो सकते हैं। अगर वे सीएम की कुर्सी छोड़ते हैं तब भी राष्ट्रीय अध्यक्ष के नाते पार्टी का रिमोट कंट्रोल उन्हीं के पास रहेगा। वहीं दूसरी तरफ जेडीयू के गलियारों में सबसे ज्यादा सुगहाट नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार को लेकर है। कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा ने संकेत दिए हैं कि निशांत को संगठन या सरकार में बड़ी भूमिका दी जा सकती है।
कयास तो यहां तक हैं कि वे बिहार के अगले उप मुख्यमंत्री भी बन सकते हैं। कुल मिलाकर देखा जाए तो यह साफ हो चुका है कि नीतीश कुमार ने एक तीर से कई निशाने साधे हैं। एक तरफ खुद निर्विरोध अध्यक्ष बनकर उन्होंने विरोधियों को यह संदेश दिया है कि जेडीयू मतलब नीतीश कुमार और नीतीश कुमार मतलब जेडीयू। वहीं दूसरी तरफ निशांत कुमार को आगे लाकर उन्होंने भविष्य की राजनीति का ट्रेलर भी रिलीज कर दिया है। ऐसे में अनुभव और नई पीढ़ी का यह तालमेल बिहार की राजनीति में क्या नया तूफान लाएगा, ये देखना काफी दिलचस्प होगा। क्या नीतीश दिल्ली जाकर केंद्र की सत्ता के समीकरण बदलेंगे या बिहार को ही जल्द नया मुख्यमंत्री मिलेगा? फिलहाल बिहार की सत्ता का ऊंट अब किस करवट बैठेगा, ये तो आने वाला वक्त ही तय करेगा। लेकिन इतना तय है कि नीतीश कुमार का नाम का ब्रांड अभी रिटायर होने वाला नहीं है। खैर, इसी के साथ खबर अब तक में रुख करेंगे अगले मुद्दे की तरफ। वहीं आप बात करेंगे एक ऐसी शेरनी की जिसने माफिया के खौफ को ठेंगा दिखाकर सीधे सत्ता के गलियारों में बैठे दिग्गजों को ललकारा है। जी हां, हम बात कर रहे हैं समाजवादी पार्टी की बागी विधायक पूजा पाल की, जिन्होंने अतीक अहमद के अंत पर आंसू बहाने वाले समाजवादी पार्टी को आईना दिखा दिया है। पूजा पाल ने जो कहा वो केवल एक बयान नहीं बल्कि उन जख्मों की चीख है जो अतीक ने सालों तक उत्तर प्रदेश को दी। दरअसल धुरंधर 2 फिल्म में अतीक अहमद के कथित किरदार को लेकर उत्तर प्रदेश की सियासत में उठापटक मची है। सपा की बागी विधायक पूजा पाल ने अतीक अहमद को आतंकवादी बताते हुए कहा कि वह देश को दीमक की तरह खोखला कर रहा था। इतना ही नहीं, उन्होंने अतीक अहमद को समाजवादी पार्टी का सबसे बड़ा फाइनेंसर बताया। ऐसे में सवाल है कि क्या सपा अतीक अहमद को अपना फाइनेंसर मानती थी? क्या अखिलेश यादव की सरकार होती तो पूजा पाल आज जिंदा ना होती? आइए जानते हैं इन दावों के पीछे की वाकई सच्चाई। आपको बता दें, धुरंधर 2 में अतीक अहमद की एंट्री को लेकर सपा विधायक पूजा पाल ने बड़ा और तीखा बयान दिया है। इतना ही नहीं, पूजा पाल ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तुलना फिल्म धुरंधर 2 के टाइटल से करते हुए उन्हें उत्तर प्रदेश का असली धुरंधर बताया है। उन्होंने कहा कि सीएम योगी ने ही उत्तर प्रदेश में अपराधियों और माफियाओं के खिलाफ सख्त कार्रवाई की है। वहीं दूसरी तरफ पूजा पाल ने रोंगटे खड़े कर देने वाला दावा कर दिया है। उन्होंने कहा कि अगर आज उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की जगह अखिलेश यादव मुख्यमंत्री होते तो उन्हें भी उनके पति राजू पाल की तरह मौत के घाट उतार दिया गया होता। उन्होंने अपनी जिंदगी का श्रेय सीधे तौर पर सीएम योगी की अपराध के प्रति जीरो टॉलरेंस नीति को दिया है। विधायक ने आरोप लगाया है कि अतीक अहमद केवल एक अपराधी नहीं था बल्कि वह समाजवादी पार्टी का सबसे बड़ा फाइनेंसर था। सुनिए पूजा पाल ने क्या कुछ कहा। योगी आदित्यनाथ जी उत्तर प्रदेश के एक धुरंधर मुख्यमंत्री हैं और जिन्होंने अतीक और मुख्तार जैसे माफियाओं के साम्राज्य का अंत किया है। एक फिल्म ने समाजवादी पार्टी और अतीक अहमद के बीच के संबंधों के सच्चाई को उजागर कर दिया है। अतीक अहमद सपा के संरक्षण में रह करके एक दीमक की तरह देश को भीतर से खोखला कर रहा था। अतीक केवल मेरा गुनहगार नहीं था, मेरे पति राजू पाल जी की हत्या कर न उसने मेरी जिंदगी बर्बाद की बल्कि हजारों परिवारों की जिंदगी तबाह की थी। अतीक ने लोगों की हत्याएं करके नशे के कारोबार के जरिए युवाओं को अपराधी बना करके समाज को नुकसान पहुंचाया। समाजवादी पार्टी के संरक्षण में अतीक और उसके गैंग ने नकली नोटों का कारोबार किया और देश के सुरक्षा से खिलवाड़ किया। समाजवादी पार्टी को अतीक अहमद की सारी गतिविधियों की जानकारी थी, लेकिन अतीक पर की गई कार्रवाई अखिलेश यादव को पसंद नहीं आई। अतीक अहमद के रूप में समाजवादी का एक बड़ा फाइनेंसर मारा गया, जिससे अखिलेश यादव असंतुष्ट थे। इसलिए रामगोपाल यादव कह रहे हैं कि सत्ता आने पर अतीक अहमद के हत्या का बदला लिया जाएगा। ये शब्द भले ही रामगोपाल यादव के हों, मगर विचार अखिलेश यादव के हैं। सपा का पूरा सिस्टम ही हत्यारों और अपराधियों को बचाने के लिए काम करता है। अतीक के कब्र में अखिलेश यादव फातिया भी पढ़ने पहुंच जाते हैं।
जब मैंने अतीक के गैंग के सफाए का स्वागत किया तो मुझे भी पार्टी से निकाल दिया जाता है। मेरा स्पष्ट मानना है कि अगर मैं अतीक की हत्या होने के बाद भी जीवित हूँ या रह सकी हूँ तो इसकी एकमात्र वजह है माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की वजह से। और अगर अखिलेश यादव जी की सरकार होती या वो मुख्यमंत्री होते तो अब तक मेरी हत्या हो चुकी होती। पूजा पाल ने याद दिलाया कि अतीक अहमद का खौफ कितना खौफनाक था। उनके पति राजू पाल की सरेआम हत्या कर दी गई थी। आपको बता दें कि विधायक राजू पाल हत्याकांड के मुख्य गवाहों में से एक रहे उमेश पाल और उनकी सुरक्षा में लगे उत्तर प्रदेश पुलिस के गनर को अतीक अहमद के गुर्गों ने सरेआम प्रयागराज में मार डाला था। इसमें खुद अतीक अहमद का बेटा भी शामिल था। इस दौरान सरेआम बमबाजी की गई थी और उमेश पाल और उत्तर प्रदेश पुलिस के पुलिसकर्मियों पर गोलियां बरसाई गई थी। इसके बाद एनकाउंटर में अतीक का बेटा, उसके गुर्गे भी मार दिए गए थे। वहीं इस मामले में कुछ दिनों बाद पुलिस हिरासत में अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ की भी कुछ युवाओं ने गोली मारकर हत्या कर दी थी। दरअसल हाल ही में समाजवादी पार्टी के सांसद रामगोपाल यादव ने बयान दिया था कि सपा सरकार आने पर अतीक की हत्या का बदला लिया जाएगा। सुनिए क्या कुछ कहा सपा सांसद रामगोपाल यादव ने। देखिए, हम लोग वक्त का इंतजार कर रहे हैं। एनकाउंटर करने वाले कोई बचेंगे नहीं बिना जेल जाए उस सजा काटे। निर्दोष लोगों की हत्या बहुत हुई है, उत्तर प्रदेश में हो रही है, और खास तौर से माइनॉरिटी के लोगों की। देखा नहीं आप लोगों ने किस तरह से पुलिस की कस्टडी में, पुलिस की उसमें हथकड़ी पड़ी हुई थी कि अहमद को मार दिया भाई को उसको। वहीं दूसरी तरफ अब पूजा पाल के इस बयान पर सियासी पारा चढ़ने लगा है। AIMIM और समाजवादी पार्टी ने पूजा पाल पर निशाना साधते हुए उन्हें एहसान फरामोश बताया है। जी हां, AIM नेता इसरार अहमद ने कहा कि जिन मुसलमानों के वोट से पूजा पाल विधायक बनी, आज उन्हीं मुसलमानों के मसीहा को आतंकवादी बता रही हैं। सबसे पहले उन्हें समाजवादी पार्टी से इस्तीफा देना चाहिए। वहीं उधर सपा अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के प्रदेश सचिव मोहम्मद इरफान ने तो यहां तक कह दिया कि जब सरकार बदलेगी और उनकी सरकार आएगी तो अतीक अहमद की हत्या की जांच करवाकर सच सामने लाएंगे। देखा जाए तो पूजा पाल के इन तीखे तेवरों ने साफ कर दिया है कि उत्तर प्रदेश की राजनीति अब माफिया बनाम कानून के मुद्दे पर आर पार की लड़ाई में तब्दील हो चुकी है। जहां एक तरफ सीएम योगी का बुलडोजर और धुरंधर छवि माफियाओं के साम्राज्य को मिट्टी में मिला रही हैं, तो वहीं दूसरी तरफ बागी विधायक के ये आरोप अखिलेश यादव की घेराबंदी कर रहे हैं। ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि क्या रामगोपाल यादव का बदले वाला बयान सपा के लिए आत्मघाती साबित होगा, और क्या धुरंधर 2 की फिल्म 2027 के चुनावों का रुख तय करेगी? फिलहाल ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन इतना तय है कि पूजा पाल के इन दावों ने माफियाओं के हमदर्दों की नींद उड़ा दी है। इसी के साथ खबरें अब तक में रुक करते हैं अगले मुद्दे की तरफ, और अब हम बात करेंगे उस महा ऐलान की जिसने हिंदुओं के अंदर एक नया जोश भर दिया है। जी हां, महादेव की नगरी वाराणसी में शंकराचार्य अवमुक्तेश्वरानंद ने अपनी चतुर्गिणी सेना का बिगुल फूंक दिया है। क्या आपने कभी सोचा था कि आधुनिक दौर में कोई ऐसी सेना होगी जिसके हाथों में परुष यानी कि फरसा होगा, जो एयर गन से लैस होगा और जिसका एकमात्र संकल्प गौ रक्षा और धर्म रक्षा होगा? लेकिन ये सच है, 2 लाख से ज्यादा सैनिकों वाली ये फौज अब टोको, रोको और ठोको के मंत्र पर काम करेगी। ऐसे में आइए जानते हैं कि आखिर क्या है शंकराचार्य का ये मास्टर प्लान, क्यों पड़ी इस सेना की जरूरत और कौन कौन होगा इसमें शामिल। आइए जानते हैं विस्तार से। दरअसल शंकराचार्य ने साफ कर दिया है कि अब हिंदू समाज को डरने की जरूरत नहीं है। उन्होंने श्री शंकराचार्य चतुर्गिणी सभा का गठन किया है जिसमें 27 मुख्य सदस्य होंगे और खुद शंकराचार्य उनके अध्यक्ष होंगे। इस सेना में कुल 2,18,700 सैनिक होंगे। सेना को छोटी छोटी टुकड़ियों में बांटा जाएगा। एक टीम में 10 लोग होंगे। पूरे भारत में ऐसी 21,870 टीमें बनाई जाएंगी। वहीं देश के करीब 800 जिलों में हर जिले से 270 लोगों को भर्ती करने का लक्ष्य है। इन सैनिकों की पहचान पीली ड्रेस में होगी। इनके हाथों में भगवान परशुराम का प्रतीक परशु यानी फरसा होगा। साथ ही ये लाठी, तलवार और एयर गन से भी लैस होंगी।
वहीं शंकराचार्य ने सेना के लिए एक बेहद तड़कता भड़कता स्लोगन दिया है, टोको रोको ठोको। लेकिन उन्होंने इसका मतलब भी साफ कर दिया है ताकि कोई भ्रम ना रहे। टोको अगर कहीं धर्म के खिलाफ या गौ माता के साथ गलत हो रहा है तो पहले प्यार से टोको कि भाई ये गलत है। रोको अगर टोकने से बात ना बने तो डटकर खड़े हो जाओ और उन्हें वह गलत काम करने से रोको। ठोको का मतलब हिंसा करना नहीं बल्कि संवैधानिक प्रहार करना है। वहीं अपनी इस नई सेना को लेकर शंकराचार्य का क्या कुछ कहना है, पहले आइए आपको वो सुनाते हैं। तैयार हो जाएगी ऐसी आशा की गई है। 27 सदस्यीय एक चतुरंगिणी सभा का निर्माण हमने आज कर दिया है। ये सभा प्रत्येक क्षेत्र में आगे बढ़ते हुए 10 महीने में सेना को धरातल पर काम करते हुए दिखाने के लिए वचनबद्ध है। इसका स्वरूप ये है कि ये शंकराचार्य जी की चतुरंगिणी है और इस उद्देश्य से अस्तित्व में आ रही है कि हिंदुओं के मन में जो भय व्याप्त है तरह तरह का, वो सच नहीं बोल पा रहे हैं, वो सच के साथ खड़े नहीं हो पा रहे हैं, उनकी मजबूरी हो गई है कि वो झूठ का समर्थन करें, तो उस भय से उनको मुक्ति दिलाने के लिए कार्य हाँ, सिद्धांत ये है कि निर्बल का बल बनो और उसके लिए तरीका है टोको, रोको और नहीं तो ठोको। तो टोको का मतलब है कि कहना पड़ेगा कि भाई ये गलत हो रहा है, हो सकता है इससे सुधार आ जाए। अगर सुधार नहीं आता है तो फिर खड़े होकर रोकना पड़ेगा कि आपको रुकना होगा, ये ठीक नहीं है। और अगर उतने पर भी कोई नहीं मानता है तो फिर उसको ठोको का मतलब सीधे लकड़ी लेकर के या गोली लेके प्रहार कर देना नहीं है, उसके ऊपर लिखित रूप से शिकायत करना, पंचायत करना आदि जो भी संविधान प्रदत्त हमारे अधिकार हैं वो आरंभ कर दिए जाए। तो ये हमारा तरीका होगा, टोको रोको ठोको। परसा जो है ये परशुराम जी ने धारण किया था। उन्होंने पहले वेदाध्ययन किया, तपस्या करते थे, लेकिन उनके आश्रम में गायें थीं, उनके ऊपर सहस्रार्जुन नाम का जो राजा था उसने आक्रमण कर दिया और गायों को सताने लगा। तो गायों के दुख को दूर करने के लिए गवाम दुखम अपा कर तुम शस्त्रम जग्राह भार्गव, वहाँ लिखा हुआ है पुराण में कि गायों के दुख को दूर करने के लिए वैदिक होकर के, ऋषि पुत्र होकर के भी उन्होंने शस्त्र धारण किया, ये परशु धारण किया। तो उसी के प्रतीक में आज भी यही हो रहा है, गायों को दुख है, उस दुख को दूर करने के लिए ये परशु धारण किया है। आपको बता दें, सेना की सबसे बड़ी खूबी यह है कि इसमें पुरुष नहीं, या यूं कहें कि इसमें पुरुषों के साथ महिलाएं भी शस्त्र अस्त्र से सुसज्जित होकर शामिल होंगी। सेना का मुख्य उद्देश्य समाज में व्याप्त भय को दूर करना और सत्य के साथ खड़े होने का साहस पैदा करना है। शंकराचार्य ने भगवान परशुराम का उदाहरण देते हुए कहा, जब शस्त्रार्जुन ने गायों को कष्ट पहुंचाया तब परशुराम जी ने शास्त्र छोड़ शस्त्र उठाया था। ठीक उसी तरह ये सेना गौरक्षा, शास्त्र रक्षा और मंदिर रक्षा के लिए बनाई गई है। वहीं ये घोषणा ऐसे समय में हुई जब हाल ही में प्रयागराज माघ मेले में शंकराचार्य और अखाड़ों के बीच कुछ मतभेद दिखे थे। शंकराचार्य ने कहा था कि साधु समाज में कुछ विकृतियां आ गई हैं, इसीलिए उन्होंने अपनी ये अलग व्यवस्था खड़ी की है। वहीं अगले 10 महीनों के भीतर यानी कि आगामी माघ मेले तक ये सेना धरातल पर सक्रिय नजर आएगी, जहां धार्मिक स्थलों पर मर्यादा बनाए रखना और केवल अनुयायियों के प्रवेश को सुनिश्चित करना भी इस सेना की प्राथमिकताओं में शामिल होगा। यानी देखा जाए तो वाराणसी से उठी ये ललकार अब पूरे देश में फैलने वाली है। शंकराचार्य अवमुक्तेश्वरानंद ने साफ कर दिया है कि वे अब गौ माता को राष्ट्र माता का दर्जा दिलाकर ही दम लेंगे। इसके लिए उन्होंने अपनी निजी फौज तैयार कर ली है। 2 लाख से ज्यादा पीली वर्दी वाले सैनिक अब सड़कों पर फरसा लेकर निकलेंगे तो नजारा वाकई ऐतिहासिक होगा। लेकिन क्या ये सेना प्रशासन के साथ तालमेल बिठा पाएगी? क्या ठोको वाले सिद्धांत को लोग सही संदर्भ में लेंगे? ये देखना काफ़ी दिलचस्प होगा। खैर, जाते जाते आपको आज के एक और अहम मुद्दे से रूबरू कराते हैं।
अब बात उस वर्ल्ड वार की आहट की जिसने पूरी दुनिया की सांसें अटका दी हैं। जी हां, 24 दिन बीत चुके हैं लेकिन शांति की कोई किरण नजर नहीं आ रही है। एक तरफ व्हाइट हाउस में बैठे डोनाल्ड ट्रंप दावा कर रहे हैं कि ईरान से ठोस बात हुई है, तो दूसरी तरफ तेहरान इसे फेक न्यूज बताकर अमेरिका को ठेंगा दिखा रहा है। इजराइल की राजधानी तेल अवीव पर मिसाइलें बरसा रही है, तो लेबनान की पहाड़ियों में हिजबुल्लाह इजरायली सेना को निशाना बना रहा है। होर्मुज स्टेट में व्यापारिक जहाज थर थर कांप रहे हैं और भारत की रिफाइनरियां महंगे तेल के संकट से जूझ रही हैं। इन सब के बीच अब बस एक सवाल गूंज रहा है कि आखिर इस आग का अंत कब होगा। आपको बता दें, युद्ध के 24वें दिन इजराइल को दोहरा झटका लगा। एक तरफ ईरान से सीधे इजराइल के दिल यानी तेल अवीव को निशाना बनाते हुए मिसाइलों की बारिश कर दी गई, तो दूसरी तरफ दक्षिणी लेबनान में इजरायली सेना को हिजबुल्लाह के भीषण रॉकेटों का सामना करना पड़ा। हिजबुल्लाह ने दावा किया कि उसने इजरायली सैनिकों की एक पूरी टुकड़ी को मिसाइल से तबाह कर दिया है। वहीं इस जंग के बीच इजराइल में अब तक 4,829 लोग घायल हुए, अस्पताल में भर्ती कराए गए। इनमें से 111 की हालत अब भी गंभीर बनी हुई है। वहीं इसी बीच अमेरिका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक चौंकाने वाला बयान दिया। उन्होंने ईरान के एनर्जी और पावर इंफ्रास्ट्रक्चर पर होने वाले हमलों को 5 दिन के लिए रोकने का आदेश दिया है, लेकिन इजरायली पीएम नेतन्याहू ने साफ कह दिया है कि उनके हमले रुकने वाले नहीं हैं। इस युद्ध के वैश्विक अर्थव्यवस्था की कमर तोड़ दी है। तेल और गैस की कीमतें रॉकेट की तरफ ऊपर जा रही हैं। दुनिया के तेल व्यापार की लाइफलाइन होर्मुज स्टेट पर खतरा मंडरा रहा है। इस बीच ईरान ने भारत को तेल और एलपीजी बेचने का ऑफर तो दिया है, लेकिन इसके लिए उसने एक शर्त रखी है। जी हां, ईरान चाहता है कि पेमेंट डॉलर में हो और वो भी माल पहुंचने के 7 दिन के भीतर। इसमें मुश्किल ये है कि ईरान ग्लोबल पेमेंट सिस्टम स्विफ्ट से बाहर है। इसे भारतीय रिफाइनरियां उलझन में हैं। वहीं ट्रंप प्रशासन ने ईरानी तेल की खरीद के लिए 30 दिनों की जो छूट दी थी, उसकी म्याद 20 अप्रैल तक है और माल 19 अप्रैल तक उतरना होगा। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि क्या भारत इस महंगे सौदे को स्वीकार करेगा या होर्मुज की लहरें शांत होंगी या ये युद्ध पूरी दुनिया को अपनी चपेट में ले लेगा। इन सभी सवालों के जवाब आने वाले चंद दिनों में सबको मिल जाएंगे। तो आज खबरें अब तक में आपने देखा कि कैसे बिहार से लेकर मिडिल ईस्ट तक सत्ता और शक्ति का संघर्ष अपने चरम पर है। नीतीश कुमार का निर्विरोध अध्यक्ष बनना और बेटे निशांत का बढ़ता कद बिहार की राजनीति में नए समीकरण लिख रहा है। वहीं पूजा पाल के तीखे तेवरों ने उत्तर प्रदेश में माफिया बनाम कानून की लड़ाई को और भी ज्यादा निजी और सियासी बना दिया है। ये सभी खबरें सिर्फ हेडलाइन नहीं, बल्कि ये बदलते वक्त और बदलती सत्ता की वो आहटें हैं जिनका असर हम पर और आप पर भी सीधा पड़ेगा। फिलहाल खबरें अब तक में आज के लिए इतना ही। कल फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए बने रहिए सी न्यूज़ भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।